हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एसिड्स एंड बेस कवर करने वाले हैं। हम सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे कि किसके साइंटिस्ट ने क्या थ्योरी दी एसिड्स एंड बेस। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, ये इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें कि हम एसिड एंड बेस पढ़ने वाले हैं, अम्ल एवं क्षारक। ठीक है, लास्ट लेक्चर तो जो था हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का, उससे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और आप लोग से फीडबैक जो था वो मुझे काफ़ी अच्छा मिला। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये लेक्चर सीरीज़ आगे बढ़ाने का सोचा है। तो आज हम ये लेक्चर पढ़ने वाले हैं जिसमें कि हम एसिड्स एंड बेस जो है वो कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर पे काफ़ी लोगों जो 90% लोग हैं उनको तो वो लेक्चर काफ़ी इजीली समझ आया, बट जो 10% लोग थे उनको क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि आई थिंक उनका जो बेस है वो बिल्कुल ही थोड़ा ब्लैंक है, इस वजह से उन लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही थी। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं और थोड़ा ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करूँ, तो इस हिसाब से मैं आप लोग को पढ़ाऊँ ताकि आप लोग और बेटर अच्छी तरह से इसे समझ सकें। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जब भी आप एसिड्स एंड बेस का नाम सुनते हैं, यानी कि अम्ल एवं क्षारक, तो आपको क्या याद आता है? आप जब अपने स्कूल डेज़ को याद करते होंगे तो आपको यही डेफिनेशन याद आती होगी कि जो एसिड्स होते हैं, अम्ल होते हैं, उनके बारे में आपने पढ़ा था कि ये जो ब्लू लिटमस को वो रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो ब्लू कलर का लिटमस सॉल्यूशन होता है या लिटमस पेपर होता है, तो उसे क्या करते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और इनका जो टेस्ट है वो सोर होता है, मतलब कि इसका टेस्ट थोड़ा खट्टे टाइप का होता है। और जो बेसेस होते हैं वो क्या करते हैं कि वो रेड लिटमस सॉल्यूशन को या रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। बेस ये होते हैं मतलब क्षारीय, और उसके बाद जो इनका टेस्ट होता है वो बिटर होता है, मतलब कि थोड़ा कड़वा होता है। तो ये जो डेफिनेशन है उसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये जो दोनों डेफिनेशन है। बट जैसे आप थोड़े हायर क्लासेस में जाते हैं, जैसे क्लास 11th में जब आपने पढ़ा होगा, तो इससे रिलेटेड कई सारी थ्योरीज है और आपको इसका थोड़ा सा एडवांस फॉर्म जो है एसिड्स एंड बेस का डेफिनेशन का, वो आपको पढ़ना है। तो चलिए इस वीडियो में हम यही सारे टॉपिक्स एसिड्स एंड बेस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो हम इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। ये आपने भी देखा होगा कि क्या होता है, जो एसिड्स एंड बेस है उसका हमारे डेली लाइफ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। हम जो डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें कोई ना कोई एसिड होता है, कोई ना कोई बेस होता है। तो इस तरह से हमारे डेली लाइफ में भी जो एसिड्स एंड बेस हैं उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। एसिड्स एंड बेस को लेकर काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने रूल्स दिए, अपने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं कि एसिड और बेस जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके से उसको अपने तरीके से उन्होंने डिफ़ाइन किया है। तो जैसे जो एसिड्स हैं यानी कि अम्ल है और बेसिस हैं, उसे हिंदी में कहते हैं क्षारीय कहते हैं। तो आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं और इसे अच्छी तरह से समझिए कि क्या होता है अर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एसिड है और ये वाटर है, तो अगर हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो एसिड होंगे वो वाटर में जाके डिसोसिएट होके, मतलब कि अपघटित होकर वो H+ आयन जो है वो देंगे। और सिमिलरली इसी तरह जो बेस होंगे वो हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब कि OH आयन जो है वाटर में जैसे ही हम बेस को ऐड करेंगे, मतलब क्षार को ऐड करेंगे, तो क्या होगा कि वो OH आयन जो है वो रिलीज़ करेंगे या देंगे। तो इस तरह से होता है। यहाँ पे आप रिएक्शन देखिए, अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो मैं जो बोल रही हूँ डेफिनेशन वो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए इसे अच्छी तरह समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि HX, यहाँ पे जो एरो है वो थोड़ा नीचे हो गया, बट यहाँ पे लिखा हुआ है HX, और इसे जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये H+ और X-, मतलब कि एनायन और कैटायन में इस तरह से डिवाइड हो जाता है, यानी डिसोसिएट हो जाता है, हिंदी में कहते हैं अपघटित हो जाता है। तो ये जो एसिड है ये H+ आयन देता है। सिमिलरली अगर हम किसी बेस को करेंगे तो वो क्या होगा कि वो यहाँ पे OH आयन देगा। ठीक है, इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से होता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, मोस्ट कॉमनली जो हम एग्जांपल लेते हैं HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मान लीजिए HCl इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर आप इसे वाटर में ऐड करेंगे तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, H+ और Cl-। तो इस तरह से इसने क्या किया, वाटर में जाकर H+ आयन जो है दिया, तो इस वजह से ये एसिड कहलाएगा। सिमिलरली अगर हम बेस लेते हैं तो बेस क्या हो, मान लीजिए सबसे मोस्ट कॉमन NaOH लेते हैं। NaOH को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तब क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्वस का मतलब होता है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं जलीय विलयन। ठीक है, मतलब कि अगर हम मान लीजिए किसी भी चीज़ को हम वाटर के साथ ऐड करते हैं तो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ आ रहा होगा। तो ये किस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, Na और OH। ठीक है, OH आयन में इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। ये भी एनायन एंड कैटायन में डिवाइड हो गया। तो इसने क्या किया, वाटर में जाने के बाद OH आयन दिया, इसलिए हम इसे बेस कहते हैं। तो इस तरह से अर्हेनियस कॉन्सेप्ट था जिसके अकॉर्डिंग इसने बेस और एसिड को डिफाइन किया। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
सिमिलरली यहाँ पे मैंने इक्वेशन दिया हुआ है कि OH किस तरह से यहाँ पे डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए M की जगह NaOH ले लिया आपने, तो ये Na और OH में इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। अब क्या होता है, जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट होता है तो उसके पीछे क्या होता है कि कुछ उसके लिमिटेशन भी होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं, उसमें कुछ कमियां भी होती हैं। तो अब हम आगे ये जानते हैं कि ये जो अरहेनियस कॉन्सेप्ट है एसिड्स एंड बेस का, इसकी क्या क्या कमियां हैं या फिर इसका ड्रॉबैक क्या है। तो इसके दो ड्रॉबैक हैं। पहला तो ये है कि ये सिर्फ जलीय विलयन के लिए लागू होता है। मतलब इसमें इसने कहा है कि अगर किसी एसिड्स एंड एसिड, जो कोई एसिड है उसे हम वाटर में ऐड करेंगे तब वो H+ देगा तो उसे एसिड कहेंगे, और OH देगा तो उसे बेस कहेंगे। तो ये सिर्फ जलीय विलयन मतलब एक्वा सॉल्यूशन के लिए लागू है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा देखिए, यहाँ पे इसने सिर्फ H+ और OH का बताया है, लेकिन और भी कई टाइप के एसिड्स होते हैं जैसे कि अमोनिया हो गया, इस तरह के जो जिनके पास H और OH जो नहीं डिसोसिएट होते हैं, तो उनके बारे में इन्होंने नहीं बताया कि जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन जो है नहीं पाया जाता, तो उनके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इस वजह से ये जो दो है इसके ड्रॉबैक हैं। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं। इसके बाद सेकेंड थ्योरी जो है उसका नाम है ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड एंड बेसिस, मतलब कि ब्रॉन्स्टेड अम्ल एवं क्षार, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए एसिड क्या होते हैं, इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया। इन्होंने ये कहा कि जो एसिड होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि क्या करते हैं कि वो H+ डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। जो क्या करते हैं, H+ जो है वो डोनेट करते हैं या फिर H+ देने में सक्षम है। हिंदी में आप समझेंगे तो इस तरीके का है। और बेस क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि H+ जो है वो एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो इन शॉर्ट अगर आप समझ सकते हैं तो एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं, और बेस जो होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो ये लाइन जो है आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर आपको कहीं भी एसिड एंड बेस पहचानना होगा तो मोस्ट कॉमनली हम इसी थ्योरी का यूज़ करते हैं। और अगर आपको कहीं भी अगर एक मतलब नज़र में आपको बताना है कि कौन एसिड है कौन बेस है, तो आपको यही देखना पड़ेगा कौन प्रोटॉन डोनर है और कौन जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो ये आपको ये डेफिनेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभी हम यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि अभी ये जो थ्योरी है इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप ये रिएक्शन देखिए तो आपको जो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है वो पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बेस है, इसे अमोनिया कहते हैं, और ये एसिड है। वाटर जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर होता है, मतलब ये एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, वो H+ डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो जैसे ये एसिड है तो ये क्या करेगा, H+ डोनेट किया, तो इसने H+ डोनेट किया तो क्या हुआ, ये OH फॉर्म हो गया, ठीक है। और जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो NH3 क्या हो गया कि वो NH4+ में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि ये एसिड जो था ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, और जो ये बेस है ये उसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। तो इस तरह से कॉन्जुगेट एसिड, इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे अगर ये एसिड है तो इसका आप कॉन्जुगेट बेस बताइए, और अगर ये कॉन्जुगेट बेस है तो इसका आप कॉन्जुगेट एसिड बनाइए। तो आप इस तरह से H+ हटा के और H+ जोड़ के आप कॉन्जुगेट एसिड और बेस का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ जस्ट इसी को लेके यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कि अब यहाँ पे जो एसिड है इसका क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और ये जो NH3 बेस है इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा NH4। और ये यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में भी आप देख लीजिए, ठीक है। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर दिया होता है काफ़ी लोग को हो सकता है नहीं समझ आता होगा, बट इसमें देखिए जैसे H2O क्या है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन जो है अटैच है। इसके बाद अगर इसमें से एक H+ यहाँ से हट जाता है तो यहाँ पे क्या हो गया, एक वाइट जो है वो देखिए यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सिमिलरली ये NH3 है, 3 हाइड्रोजन है और बीच में एक नाइट्रोजन है, तो इसमें जब एक H+ ऐड हो गया तो 4 यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए यहाँ पे वाइट में। तो इस तरह से कॉन्जुगेट एंड एसिड एंड बेस के पीछे जो होता है कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द बेसिक सॉल्यूशन इज फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। यहाँ पे हमने जो पीछे रिएक्शन देखा NH3 + H2O, तो यहाँ पे क्या हो गया, OH आयन फॉर्म हो रहे हैं, इस वजह से ये जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इन दिस रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स एक्ट एज प्रोटॉन डोनर। यानी अभी जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे मैंने उसे वर्डिंग्स में लिखा है ताकि आप जब इसे नोट्स मतलब इसे नोट्स की तरह यूज़ करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ उसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है ताकि आप इसे नोट्स बना सकें, या फिर आप इसे डिजिटल नोट जो भी आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। तो अब जैसे रिवर्स रिएक्शन होगा,
जैसे हमने फॉरवर्ड रिएक्शन की बात की, अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें यानी कि पश्चगामी रिएक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये ब्रोंस्टेड एसिड हो जाएगा क्योंकि ये H+ डोनेट कर रहा है, और ये जो OH है वो ब्रोंस्टेड बेस हो जाएगा क्योंकि ये OH+ जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। ये OH+ एक्सेप्ट करके H2O बन जा रहा है और ये डोनेट करके NH3 बन जा रहा है। तो इस तरह से जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह से ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस के बीच पीछे जो है कॉन्सेप्ट होता है। तो अब इसके बाद ये देखिए कि जो मतलब कि ये जो एसिड एंड बेस हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर, ठीक है। और इसके बाद आपको एक बात और याद रखनी कि अगर ब्रोंस्टेड एसिड जो है मतलब कि जो H+ डोनेट कर रहा है, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसको वो जब H+ डोनेट करने के बाद बेस बना रहा है, कॉन्जुगेट बेस है, वो वीक होगा। और जस्ट अपोजिट, अगर जो ब्रोंस्टेड एसिड है वो वीक होगा तो उसके बाद जब H+ डोनेट करके वो जो बेस फॉर्म करेगा कॉन्जुगेट बेस, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस तरह से अपोजिट होता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ये अच्छे से इलस्ट्रेट करके समझाया हुआ है तो हो सकता है आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो। ये एसिड है, HCl है, और यहाँ पे बेस की तरह एक्ट कर रहा है मान लीजिए वाटर। तो एसिड का काम क्या होता है, H+ डोनेट करना। तो H+ डोनेट करने के बाद यहाँ पे H3O फॉर्म है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हुआ, और यहाँ पे ये H+ डोनेट करने के बाद ये इसका कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हुआ। तो इस तरह से एसिड एंड कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो फॉर्म होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लेविस एसिड एंड लेविस बेस। इन्होंने कैसे डिफाइन किया एसिड एंड बेस को, इन्होंने कहा कि एसिड ऐसे स्पीसीज़ हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है एक्सेप्ट करें, और जो बेस ऐसे स्पीसीज़ है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डोनेट करें, ठीक है। और ये जो है ब्रोंस्टेड जो कॉन्सेप्ट है उससे काफ़ी मिलता जुलता है। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये लेविस कॉन्सेप्ट जो वो ऐसे एसिड्स पे भी मतलब एप्लीकेबल होता है जिनके पास प्रोटॉन नहीं हो। यहाँ पे प्रोटॉन जो है मतलब कि ये H+, और जो इलेक्ट्रॉन बोल रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कि इनके पास जो भी इलेक्ट्रॉन होता है तो वो डोनेट करना, ठीक है। इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल है BF3 एंड NH3, ठीक है। तो ये इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल है कि यहाँ पे जो एसिड्स होते हैं वो भी एसिड्स हैं जिनके पास प्रोटॉन जो है नहीं है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो पिछला कॉन्सेप्ट था और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी एक ही तरीके का है, क्योंकि वहाँ पे H+ कहा गया, वहाँ पे प्रोटॉन कहा गया कि जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कहा गया है मतलब कि जिनके पास जैसे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या फिर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी जो है वो रखते हैं। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पिछले वाले में वहाँ पे H+ बोला गया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर बोला गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अब हम BF3 के एग्जाम्पल को काफ़ी अच्छे तरह समझेंगे कि ये जो है ये किस तरह से लेविस बेस है, और लेविस बेस जो होता है उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लेविस बेस है कि नहीं है। अब जैसे जो BF3 होता है वो क्या करता है, NH3 का जो लोन पेयर है उसे एक्सेप्ट करके, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लेविस जो एसिड होता है वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे। तो BF3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके, इसलिए ये जो है ये लेविस एसिड है। तो अब ये जो लोन पेयर होता है, काफ़ी लोग को बाई चांस नहीं पता होगा, तो जैसे नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन तो ये 3 जो है हाइड्रोजन से यहाँ पे बॉन्डेड हो गया, 3 जो है हाइड्रोजन से यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसे ही कहते हैं लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। तो बेस क्या होता है, करता है कि लोन पेयर को वो डोनेट करता है, जो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको डोनेट करता है, वही तो लेविस बेस होता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि इसने डोनेट किया और इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए जो BF3 है वो है एसिड है, लेविस एसिड है, और जो NH3 है वो लेविस बेस है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड मतलब कि जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो सब क्या है कि वो लेविस एसिड की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि ये डेफिशिएंट है तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन जो है वो लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NH3 H2 इनसे इलेक्ट्रॉन लेके वो लेविस बेस की तरह एसिड की तरह एक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये लेविस एसिड एंड लेविस बेस के पीछे कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको ये याद रखना है कि कैसे लेविस एसिड जो होता है वो क्या करता है, और जो लेविस बेस होता है वो क्या करता है, क्योंकि आपको इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा है वो लेविस एसिड है, इनमें से कौन सा है वो जो लेविस बेस है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे एक सॉल्व क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि लेविस एसिड एंड लेविस बेस। अगर आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया है तो आप ये क्वेश्चन जो है इजीली आप समझ लेंगे। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि लेविस एसिड है या लेविस बेस है, ठीक है। तो वन बाय वन इसे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो OH है, OH क्या है, ये लेविस बेस है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि ये डोनेट कर सकता है, तो इसलिए ये हो जाएगा लेविस बेस।
अब उसके बाद जो फ्लोराइड आयन है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, लेविस बेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकता है। अब उसके बाद जो है उसके बाद नेक्स्ट है H+। H+ क्या है कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, इस वजह से क्या हो जाएगा कि ये लेविस एसिड हो जाएगा। अब उसके बाद जो BCl3 है ये भी एक लेविस एसिड है, क्योंकि इसे भी क्या है, लोन पेयर मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चाहिए, तो इस वजह से जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर उसे लेविस एसिड कहा जाता है, और जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर उसे हम लेविस बेस कहते हैं। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे एम्फोटेरिक सब्सटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं उभयधर्मी, मतलब एम्फोटेरिक मतलब कि उभयधर्मी। ये मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो मैंने इससे समझाया था, बट यहाँ पे मैंने फिर भी डाल दिया क्योंकि ये इस टॉपिक का है। तो जैसे मान लीजिए ये एसिड है और ये मान लीजिए वाटर जो है एसिड एंड बेस की तरह एक्ट कर रहा है, ऐसे सब्सटेंस जो कि एसिड एंड बेस दोनों की तरह एक्ट कर सके उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक नेचर। यहाँ पे देखिए ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये बेस की तरह एक्ट करके यहाँ पे क्या कर रहा है, H+ एक्सेप्ट कर रहा है, और यहाँ पे वो बेस की तरह एसिड की तरह एक्ट करके H+ जो है वो डोनेट कर रहा है। तो इसलिए आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि जो सब्सटेंस एसिड एंड बेस दोनों की तरह एक्ट कर सके उसे हम एम्फोटेरिक या उभयधर्मी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। मेनली 2 फैक्टर जिसमें कि HA, मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम HCl का एग्जांपल ले लेते हैं। HCl मान लीजिए जो है तो इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा और इनके पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा। अब इसे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी पे कैसे डिपेंड करेगा। सबसे पहले ये देखिए कि जैसे मान लीजिए HCl है, HCl के बीच अगर ये जो बॉन्ड है ये वीक होगा तो इसे ब्रेक करने में क्या होगी, एनर्जी जो है वो कम लगेगी, तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। मतलब कि अच्छा एसिड वही होता है कि जो जल्दी H+ जो है वो रिलीज़ कर दे, तो ये बॉन्ड जितने जल्दी ब्रेक होगा उतना अच्छा वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो ये स्ट्रेंथ वाला कंपोनेंट जो है वो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद पोलैरिटी क्या होती है, इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल HCl है, क्लोरीन क्या होता है, मतलब कि ये काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर आपको मतलब नहीं पता तो ये भी मैं आप लोग को समझा देती हूँ, हो सकता है काफ़ी लोग को नहीं पता होगा। जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कोई भी स्पीसीज़ होता है वो उसे स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करना होता है। तो जैसे मान लीजिए HCl है और क्लोरीन है, इसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म कर लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या होता है, इन्होंने शेयरिंग की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच इट अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इन दोनों ने जो शेयरिंग करके ये बॉन्ड क्रिएट किया है, ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साइड अट्रैक्ट करता है। तो इस प्रॉपर्टी को ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये फैक्टर भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ये क्या करेगी, पोलैरिटी जो है जनरेट करेगी। अब जैसे कि मान लीजिए ये है, ये H+ है और ये Cl है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा कि बॉन्ड जो है वो इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो रीज़न है, इसे आप सिंपल वे में, एकदम सिंपलेस्ट वे में अगर आप समझें कि अगर जैसे मान लीजिए कोई 2 एटम है, मान लीजिए ये दोनों ही Cl हैं, तो इनके बीच का बॉन्ड जो होगा वो जल्दी ब्रेक होगा कि ये मान लीजिए ये H क्या होता है, छोटा होता है, और ये जो होता है ये क्लोरीन, ये काफ़ी बड़ा होता है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है इसकी। तो इस तरह का बॉन्ड है, ये जल्दी ब्रेक होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये जो बॉन्ड है वो जल्दी ब्रेक होगा। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, पोलैरिटी पे डिपेंड करती है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है अपने साइड अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक पोल जनरेट हो रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा कि ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा, और जो बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा तो वो क्या कर होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। यानी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतना ही वहाँ पे एसिड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगा। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A अगर इंक्रीज़ होगी तो एसिड स्ट्रेंथ भी होगा वो इंक्रीज़ होगा। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर आपको डाउन द ग्रुप दिया हुआ है, डाउन द ग्रुप अगर आपको एलिमेंट दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि साइज़ जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, एटम का साइज़ बढ़ता जाता है। तो एटम का साइज़ बढ़ता जाता है, यानी उनके बीच जो बॉन्ड है वो ईजिली ब्रेक होगा। इस वजह से एसिड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि अगर दोनों एटम ही क्या है
कि अगर साइज़ उनका कम है तो इस वजह से क्या होगा, साइज़ कम होने की वजह से उनके बीच का जो फोर्स होता है वो भी ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा तो वो बॉन्ड ब्रेक करने में उतनी दिक्कत आएगी, वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा। इस तरह से इसमें सीक्वेंस होता है। अगर आप किसी पीरियड की बात करें, मतलब जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उन्हें ग्रुप कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं उन्हें पीरियड कहते हैं। अगर आप पीरियड में ऐसे आगे जाएँ तो क्या होता है इसमें कि एसिड स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज़ होती है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एसिड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो इस तरह से आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सा जो है वो ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा जो कंपाउंड है वो लेस एसिडिक है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। ये खैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, बट यहाँ पे मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये एसिड बेस से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इसको अगर आप देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे तो आप इसके क्वेश्चन भी ईजिली बना लेंगे। जैसे जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये ऐसा इफेक्ट है कि जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कंपाउंड आके किसी भी उससे जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये CH3 है और उससे ये यहाँ पे क्लोरीन आकर जुड़ा है। क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे अभी मैंने जस्ट आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझाया कि ये इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके बना है, तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने साइड अट्रैक्ट कर लेता है। तो आपको आई होप आप लोग को ये पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये यहाँ पे दे रहा है और ये यहाँ पे ये जो है ले रहा है। तो इस तरह से ये इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन अब देखेंगे तो अब आपको ये अच्छी तरह समझ आएगा। द इफेक्ट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट which one end become positive charge and another end become negative charge, it is known as inductive effect। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि ClCH3 यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा है तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसी इफेक्ट क्रिएट करने को ही हम इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको सिग्मा नहीं समझ आ रहा होगा तो दो तरह के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं सिंगल बॉन्ड। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, -I एंड +I। ठीक है, -I एंड +I। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह समझिए कि -I और +I क्या होता है। दो तरह के ग्रुप होते हैं, जैसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं अगर वो ऐड है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन ही हम ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेगा तो ये क्या कर रहा है, -I इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा है। सिमिलरली अगर कहीं पे क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3 वाले जो ग्रुप हैं वो जुड़े हुए हैं। CH3 क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जैसे ये दे रहा है और ये क्या कर रहा है कि उसको एनरिच कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि +I इफेक्ट जो है वो दे रहा है। ठीक है, +I और -I। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत कि ये -I +I क्या होता है। आप इसके बाद आप डेफिनेशन देख लीजिए तो ये आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। +I मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है। जैसे आपने अगर इसको कहीं पे किसी भी ग्रुप के साथ जोड़ा, किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ जोड़ा CH3 को, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। तो ये क्या करता है, +I इफेक्ट जो है वो क्रिएट करता है। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो -I इफेक्ट होता है वो कैसे होता है कि -I मतलब कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। विथड्रॉ का मतलब ये होता है कि निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लोरीन है तो वो क्या करेगा कि किसी भी ग्रुप से, यहाँ पे जो भी एल्किल ग्रुप अटैच रहेंगे उनसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाई होती है, तो ये क्या करते हैं, शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है लेते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी ऐसे स्पीसीज़ हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाते हैं, तो उन्हें कहेंगे -I इफेक्ट क्रिएट करना। ये क्लोरीन क्या करेगा कि -I इफेक्ट जो है वो क्रिएट करेगा। तो इस तरह से -I और +I होता है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज़ हम इसे ऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे तो मैं, अगर आप लोग को नहीं समझ आया होगा तो मैं वहाँ पे एक बार और फिर से आपको क्लियर कर दूँगी। इस
रिफ्लेक्टिव इफेक्ट का जो ये हिंदी में थ्योरी है, ये मैंने गूगल ट्रांसलेट से किया है, तो हो सकता है इसमें थोड़े माइनर मिस्टेक हो, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। आई होप आप लोग ये चीज़ कंसिडर करेंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी में पढ़ाना और हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में पढ़ाना, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आई एम ट्राइंग। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए हैं, ताकि आप लेक्चर देख के आप क्वेश्चन से रिलेट कर पाएँ कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, हम पूरा सिलेबस वाइज पढ़ रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं और सिलेबस में क्या क्या टॉपिक जो है मेंशन है, हम उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। तो आप वीडियोस देखते जाइए और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते जाइए। एमसीक्यूज़ मैंने इसमें इसलिए नहीं डाला क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, इसलिए जो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 है, उन दोनों का कंबाइंड एमसीक्यू जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि आप लोग का अगर रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हम इसी तरह से आपके लिए कंटिन्यूअस वीडियो जो है वो लाएंगे।